नमस्कार। हम लोग इस वीडियो में शिवाजी के प्रशासन के बारे में देखेंगे। तो शिवाजी का राज्य जो है आदर्श प्राचीन हिंदू सिद्धांतों पर आधारित था। कह सकते हैं कि जो भी था इनका प्रशासन जो है वो मतलब प्राचीन हिंदू सिद्धांतों पर आधारित था। हिंदू सिद्धांतों पर आधारित था। शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। छत्रपति मतलब क्या होता है? उपाधि इसने धारण की थी छत्रपति। छत्रपति इसका भी पीछे कारण है, इसको जानना भी छत्रपति की उपाधि धारण की थी। अर्थात छत्रपति कहने का मतलब जो राज्य की संपूर्ण शक्ति और अधिकार जो है शिवाजी के हाथों में ही था। शिवाजी ने छत्रपति के बारे में आपको बता दूं, जो छत्रपति मराठों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला सम्राट के लिए एक भारतीय शाही शीर्षक था। और छत्रपति शब्द जो है ये संस्कृत शब्द, छत्रपति शब्द जो है ये संस्कृत के शब्द हैं। संस्कृत शब्द छत्रा और पति, छत्रा और पति, इन दोनों से मिलकर बना है। तो छत्रा मतलब होता है छत या छतरी। छत्रा मतलब छत या छतरी, और पति मतलब होता है मास्टर यानी मालिक यानी स्वामी। ठीक है, यानी शासक। ये भी हम तो छत्रपति इस प्रकार अपने अनुयायियों की रक्षा करता है और उनकी सफलता की कामना करता है। छत्रपति शब्द कौन को छत्रा और पति इन दोनों की संस्कृत भाषा के शब्द इनसे मिलकर बना है। और छत्रा मतलब छत और पति मतलब स्वामी, शासक, मालिक होते हैं। यानी कह सकते हैं छत्रपति अपने अनुयायियों की रक्षा करता है और उनकी सफलता की कामना करता है। हाँ, तो हम लोग थे जो इन्होंने शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण कर लेता है। उपाधि, ठीक है। और पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया था इसने एक उपाधि ली थी, हिंदू पद पादशाही उपाधि ली थी, राजविशेषण था, विशिष्ट। तो और शिवाजी ने जो है राज्य को विभिन्न प्रांतों में विभक्त कर दिया था। प्रांतों को प्रगणों और तालुकों में विभाजित किया था। और प्रगणों के अंतर्गत जो है तरफ और मौजे आते थे। और राज्य की सबसे छोटी इकाई जो थी शिवाजी के टाइम में, वो राज्य की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, प्रशासन में शिवाजी की सहायता और परामर्श के लिए जो 8 मंत्रियों की परिषद होती थी, 8 मंत्री का परिषद होता था। ये राइटिंग बहुत दिन से लिखा नहीं है, इसलिए 8 मंत्रियों का परिषद होता था, जिन्हें क्या बोलते थे। और इन 8 मंत्रियों के परिषद को जो है अष्टप्रधान, ये सवाल बीपीएससी में एक बार पूछा गया है। अष्टप्रधान कहा जाता था इन्हें। और इस परिषद के प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का प्रमुख होता था। और परिषद के सभी सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार जो है, ये नियुक्ति का अधिकार जो भी था वो शिवाजी के पास था। और ये मंत्री शिवाजी के उच्च सचिव के समान थे। मंत्रियों के निर्णय मानना शिवाजी के लिए बाध्यकारी नहीं था। जैसे अभी सचिव है तो सचिव मान लीजिए, सचिव का ऐसा जरूरी है जो मंत्री लोग उनका ये बात को मानेंगे ही, ये उन पे निर्भर करता है माने या ना माने, बाध्यकारी नहीं था। तो शिवाजी ने किसी मंत्री के पद को अनुवांशिक नहीं बनाया, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये अष्टप्रधान की बात मैंने किया।
अब शिवाजी के पास जो है पेशवा नाम के भी प्रशासन में शब्द आता है, और जानते भी होंगे आप। ये पेशवा 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 जो है यह प्रधानमंत्री की तरह था। पेशवा प्रधानमंत्री की तरह था। सरकारी कार्यों में राजा की मोहर के साथ इसकी भी मोहर लगती थी, और यह राजा की अनुपस्थिति में प्रशासन का संचालन करता था। ठीक है। और सामान्य प्रशासन से संबंधित सभी सैनिक और असैनिक कार्य को देखता था। और पेशवा की प्रमुख भूमिका जो होती थी वो अर्थव्यवस्था से संबंधित होती थी। अर्थव्यवस्था से संबंधित होते थे। ठीक है, अर्थव्यवस्था से संबंधित। ये हो गई पेशवा। एक होते थे अमात्य या मजूमदार भी बोलते थे इसको, अमात्य। ये अमात्य जो है यह राज्य की आय और व्यय का ब्यौरा रखता था। इनकम और एक्सपेंडिचर, आय व्यय लिखते हैं, आय प्लस व्यय, इनका ब्यौरा रखता था। और इसकी हैसियत जो है आधुनिक अभी का जो वित्त मंत्री है, एक तरह से वित्त मंत्री समय में वित्त मंत्री के समान थी। ठीक है। और शिवाजी के टाइम में उनके अमात्य जो थे, जिस तरह से अभी मोदी जी के निर्मला सीतारमण है, उस तरह से शिवाजी के टाइम में अमात्य जो थे वो रामचंद्र पंत थे। क्या नाम था? रामचंद्र पंत। ठीक है। एक नाम आता है वकिया नवीस। वकिया नवीस, वाकिया नवीस। शिवाजी के प्रशासन में वकिया नवीस जो थे ये राजा के दैनिक कार्यों का जो है लेखबद्ध क्या करता था। दैनिक कार्यों को लेखबद्ध क्या करता था। और राजा की सुरक्षा की व्यवस्था करना, गुप्तचर और सूचना विभाग के कार्यों की देखरेख करना, ये सभी कार्य जो है इन्हीं के पास। यानी कह सकते हैं वकिया नवीस आज कल के अभी जो अमित शाह हैं सेम उसी टाइप से, यानी गृह मंत्री माना जाता है। आधुनिक काल के गृह मंत्री के समान गृह मंत्री। एक और आता है जो कि सचिव के समान थे, शुरू नवीस या चिटनीस। शुरू नवीस या चिटनीस। शुरू नवीस या चिटनीस यह जो था ये पत्राचार विभाग से संबंधित था। पत्राचार विभाग। और यह जो है राज्य के सचिवालय का प्रमुख अधिकारी होता था और सरकारी दस्तावेज को तैयार करना उसका ये क्या बोलते हैं, रखना उसे सही जगह से, ये सब काम जो है ये शुरू नवीस या चिटनीस का होता था। और भी महत्वपूर्ण अधिकारी थे, उनको भी जानना जरूरी है और जानना भी है। अभी देखते हैं। जितना भी मंत्री था, प्रत्येक मंत्री के अधीन सहयोग के लिए जो है मतलब प्रत्येक मंत्री 8 थे ना, हाँ, तो प्रत्येक मंत्री के अधीन जो है सहयोग के लिए 8 अधिकारियों का कार्यालय होता था। प्रत्येक मंत्री के सहयोग के लिए सहयोग के लिए 8 अधिकारी का कार्यालय होता था। 8 ऑफिसर्स, 8 अधिकारी होते थे। तो ये 8 अधिकारी कौन कौन थे इनका कार्यालय? तो 8 अधिकारी में पहला हम देखते हैं दीवान।
ये आजकल के सचिव। दूसरा नाम आता है मजूमदार। तो ये लेखा परीक्षक तथा लेखाकार, सीएजी, लेखा परीक्षक तथा लेखाकार। ठीक है। उसके बाद अभी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री कौन है? देवेंद्र फडणवीस। तो फर्नीस भी एक होता था, फर्नीस। ये जो थे उपलेखा परीक्षक, उपलेखा परीक्षक। चौथा नाम सेबनीस या दफ्तरदार, दफ्तरदार यानी कार्यालय प्रभारी, दफ्तरदार। कार्यालय प्रभारी। ठीक है। उसके बाद कारखनीस, ये रसद अधिकारी थे। चिटनीस के बारे में आपको बताए थे, चिटनीस पत्राचार से संबंधित थे, लिपिक थे वो। जमादार, लेकिन लिख लीजिए क्योंकि आज हमको लिखना है। चिटनीस ये पत्राचार लिपिक थे। छह हो गया। सातवां जमादार, जमादार ये खजांची होते थे, खजांची। ठीक है। और आठवां पोटनीस, पोटनीस यानी रोकड़िया। ये सवाल पूछा जाता है इसलिए मैंने लिखा। ठीक है। उसके बाद और भी अधिकारी होते थे, जैसे कि एक मंत्री, विदेश मंत्री को सुमंत बोलते थे, सुमंत या दबीर, सुमंत या दबीर। ये जो थे ये विदेश मंत्री थे, विदेश मंत्री। सर ए नौबत अथवा सेनापति, ये जो थे लिख लेता हूं, सर ए नौबत यानी सेनापति। यह जो है सेना का प्रमुख होता था और सेना की भर्ती, संगठन, उनकी आवश्यकता की पूर्ति करना जो है इनका प्रमुख कार्य हुआ करता था। ठीक है। उसके बाद नाम आता है पंडित राव का, पंडित राव। पंडित राव या सद्र, यह जो था पंडित नाम से ही पता चल रहा है। तो यह धार्मिक मामलों का प्रमुख होता था। यह राजा का धार्मिक सलाहकार भी होता था। त्योहारों और समारोहों में जिनमें राजा शामिल होता था उनमें यह जो है मुख्य मतलब पूजा पाठ करवाते थे, मुख्य पुजारी होता था। राजा की ओर से दान जो भी देना रहता था यही देते थे। धार्मिक कार्यों को निश्चित करना, कहाँ राजा जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे, प्रजा की नैतिक चरित्र को कैसे सुधारा जाए, इन सब का काम जो है पंडित राव के अधीन ही होता था। ठीक है। ये धार्मिक मामलों से संबंधित सीधा आप ध्यान दें। उसके बाद नया और जो है उनके टाइम में न्यायाधीश भी होते थे। न्यायाधीश ये न्याय विभाग से संबंधित है। न्याय विभाग, ये न्याय विभाग के प्रमुख होते थे।
और यह जो है राजा के बाद राज्य का मुख्य न्यायाधीश था और दीवानी और फौजदारी मुकदमों का जो है हिंदू कानून के आधार पर न्याय करना जो है इसका प्रमुख कार्य हुआ करता था। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो प्रांतों को परगनों और तालुकों में भी विभाजित किया था, तो प्रांतीय अधिकारी भी हुआ करता था। प्रांतीय अधिकारी कौन कौन थे भाई? एक साथ ही कर लेते थे। प्रांतीय अधिकारी में प्रांत लेवल, ये तो सेंट्रल लेवल पे बात की, अब प्रांतीय अधिकारी देखिए। प्रांतीय, ये पेन का कुछ क्या लग रहा है? प्रांतीय अधिकारी जैसे प्रांत में होता था, जैसे प्रांत कैसे बटा हुआ था पहले ये देखिए। स्टार्ट करते हैं नीचे से, गांव से। गांव, गांव के बाद तरफ, उसके बाद उसके ऊपर महाल, उसके ऊपर महाल के ऊपर सरसुबा, जिसको कि प्रांत बोलते थे। सरसुबा, इसको प्रांत बोलते थे। इनके जो प्रमुख अधिकारी होते थे सरसुबा के, उसे बोलते थे सरे कारकुन। सरे कारकुन। महाल के लेवल पे जो अधिकारी होते थे, प्रमुख अधिकारी, उसको बोलते थे सर हवलदार। सर हवलदार। और तरफ लेवल पे जो अधिकारी होते थे उसको हवलदार या कारकुन बोलते थे। हवलदार या कारकुन। और गांव के लेवल पे पाटिल। राज्य की सबसे छोटी इकाई ग्राम ही थी। इनके जो अधिकारी होते थे उसको पटेल या पटेल बोलते थे। पाटिल, ठीक है। अच्छा, जितने भी अधिकारी का नाम अभी मैंने लिया हूं, सब की बात कर रहा हूं। उनमें से सिर्फ किसको छोड़ना है? पंडित राव, पंडित राव प्लस न्यायाधीश। इन दोनों को छोड़ करके जितने भी अधिकारी हैं, सभी को अवसर पड़ने पर सेना का नेतृत्व करना पड़ता था, सिवाय पंडित राव और न्यायाधीश को छोड़ करके। 3 मंत्रियों, जिसका कि मैंने पहले जिक्र किया हूं, वकियानवीस, पेशवा और सचिव, को राज्यों का प्रभारी भी बनाया जाता था। ठीक है। अब शिवाजी के टाइम में जो है राज्यों का विभाजन भी हुआ है, क्योंकि आपको बता दूं जो शिवाजी का संपूर्ण, चलिए हेडिंग डाल लीजिए, राज्य का विभाजन। राज्य, फिर बात होगा राज्य का विभाजन, डिवीजन ऑफ स्टेट, राज्य का विभाजन। डिवीजन ऑफ स्टेट। हाँ, तो शिवाजी का संपूर्ण क्षेत्र जो है ये स्वराज नाम से जाना जाता था, और यह स्वराज जो था प्रांत में विभाजित था। अब देखिए कैसे कैसे प्रांत में विभाजित था। पूरा क्षेत्र क्या कहलाता था? स्वराज। और ये जो थे स्वराज, ये निम्नलिखित प्रांतों में विभाजित थे। कौन कौन प्रांत? उत्तरी प्रांत, दक्षिण पश्चिम प्रांत, दक्षिण पश्चिम प्रांत, दक्षिण पूर्वी प्रांत, और दक्षिणी प्रांत। ठीक है, दक्षिणी प्रांत। उत्तरी प्रांत का जो एरिया था यह सूरत से पुणे तक विस्तृत था, और इनके प्रमुख
इनके जो प्रमुख थे उनका नाम था मोरो त्र्यंबक पिंगले, का नाम था मोरो त्र्यंबक पिंगले। पिंगले लिख देता हूं, शॉर्ट में याद रखिए, पिंगले। और दक्षिण पश्चिम प्रांत यह जो है यह कोंकण वाले इलाका है, कोंकण से लेकर के सावंतवाड़ी तक विस्तृत था। और इसके प्रमुख जो थे, इसके प्रमुख थे अन्नाजी दत्तो, अन्नाजी दत्तो, कोंकण वाले एरिया। और दक्षिण पूर्वी प्रांत, इनमें आ गया आपको इधर वाला एरिया, सतारा, कोल्हापुर, धारवाड़, ये सब क्षेत्र आते थे। और इसके प्रमुख जो है दत्तोजी पंत थे, इसके प्रमुख दत्तोजी पंत थे। और दक्षिणी प्रांत, इसमें आ गया आपको जिंजी और उनके आसपास का इलाका, ये क्षेत्र सम्मिलित थे। और इसके प्रमुख जो थे रघुनाथ पंत, इनके प्रमुख थे रघुनाथ पंत हनुमंते इनके प्रमुख थे। शिवाजी के काल में इन प्रांतों को सरसुबा भी कहा जाता था, इसलिए ये भी ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं सरसुबा करके अगर आपको क्वेश्चन आए तो समझिएगा एकदम प्रांत ही थी। और प्रांत के प्रमुख अधिकारी को सरसुबेदार, सरकारकुन या देशाधिकारी भी कहीं कहीं पे कहा गया है, बुक में ऐसा भी दिया है, बहुत सारे मतलब अलग अलग प्रकाशन वाले बुक। और जितने भी इन सब के जो नियुक्ति है, पिंगली, अन्नाजी दत्तोजी पंत, रघुनाथ पंत, हनुमंत, इन सब की नियुक्ति कौन करते थे और कौन किए थे? शिवाजी के द्वारा ही किया गया था। ठीक, तो ये हो गई बात प्रशासन अधिकारी। शिवाजी के टाइम में भू राजस्व व्यवस्था कैसा था भाई, उसको भी एक नजर डाला। भू राजस्व व्यवस्था था, भू राजस्व व्यवस्था, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, भू राजस्व व्यवस्था, लैंड रेवेन्यू सिस्टम। तो शिवाजी ने किसानों के साथ जो है भू राजस्व व्यवस्था था, इसको बोलते थे रैयतवारी व्यवस्था। रैयतवारी, मल्हारवारी, ये सबके बारे में हम बता चुके हैं। रैयतवारी व्यवस्था को अपनाया था शिवाजी ने। और उनकी भू राजस्व व्यवस्था का आधार मलिक अंबर की भू राजस्व व्यवस्था थी। मलिक अंबर आपको बता चुका हूं पिछले वीडियो में, कौन? अहमदनगर के प्रधानमंत्री। शिवाजी ने अन्नाजी दत्तो के निर्देशन में 1679 ईस्वी में जो है, शिवाजी ने 1679 ईस्वी में जो है अन्नाजी दत्तो कौन थे भाई? अन्नाजी दत्तो दक्षिण पश्चिम प्रांत को यानी कोंकण वाले इलाका के प्रमुख थे। इनके निर्देशन में जो है 1679 ईस्वी में सारे भूमि का, किनके निर्देशन में? दत्तो जी के निर्देशन में सारे भूमि का क्या करवाया? माप करवाया। सारे भूमि का माप करवाया। अब माप करवाया तो माप का आधार क्या रहा था भाई? तो माप का आधार छड़ी, लाठी, काठी था। माप का आधार जो था, माप का आधार छड़ी या लाठी भी बोल सकते हैं, छड़ी, लाठी, काठी था। इसे मुगल काल में जरीब कहा जाता था, इसी लाठी काठी को। और यह काठी जो है 5 हाथ और 5 मुट्ठी लंबी होती थी, ये भी ध्यान दीजिए। यानी हम लिख देते हैं यहाँ पे आपको, यानी एक लाठी, काठी भी लिख लेता हूँ, काठी, एक काठी इक्वल टू होता था 5 हाथ प्लस 5 मुट्ठी। ठीक है, ये इतना होता था। और 20 काठी लंबाई और 20 काठी चौड़ाई भूमि को जो है 20 बाय 20 काठी के भूमि को क्या बोलते थे?
20 बाय 20 काठी भूमि को बिगहा कहा जाता था। बिगहा ये अभी भी चलता है भाई, बिगहा कहा जाता है। और 20 बाय 20 काठी बराबर 1 बीघा, और 120 बीघा, 120 बीघा को चावर कहा जाता था। यानी 120 बीघा बराबर 1 चावर। चावर ठीक है, ये तो हो गई माप वाली बात। अब शिवाजी ने कितना भाई भू राजस्व लिया है? तो शिवाजी ने भू राजस्व जो है 33% से 40% के बीच लिया है। हालांकि शिवाजी ने जमींदारी व्यवस्था समाप्त करने की कोशिश की है, लेकिन अधिकारियों को मुकासा, जिसको कि जागीरें बोलते थे, देना जो है पूरी तरह से बंद नहीं कर पाए, न ही देशमुखी व्यवस्था को समाप्त कर सके हैं। ये भी ध्यान रखिए। ठीक है। अच्छा, आय के क्या क्या स्रोत थे शिवाजी के? ये तो पेज नहीं, पेज आय के अन्य स्रोत क्या थे शिवाजी के? आय के भू राजस्व तो थे ही, लेकिन और भी कोई स्रोत थे क्या? आय के अन्य स्रोत, आय के अन्य स्रोत, आय के अन्य स्रोत क्या थे? तो शिवाजी जो है एक और कर लेते थे, चौथ नंबर। ये सवाल पूछा गया है कि ये किससे लेते थे भाई? तो यह पड़ोसी राज्यों की से लिया करता था। पड़ोसी राज्यों के आय का 1/4 भाग लिया जाता था। क्यों लिया जाता था? ताकि शिवाजी उस राज्य पर आक्रमण न करे, अर्थात पड़ोसी राज्यों की सुरक्षा के लिए लिया जाता था। चौथ। और एक कर होता था सरदेशमुखी। सरदेशमुखी ये क्या होता था? तो सरदेशमुखी जो है ये शिवाजी अपने को संपूर्ण मराठा क्षेत्र का सबसे बड़ा देशमुख मानते थे, और इसी कारण वह जो है उनके भू राजस्व का 10% ले लेते थे। भू राजस्व का 10% या 1/10 कहिए, 1/10 भाग किसका? भू राजस्व का लेते थे। इसलिए इसको सरदेशमुख कहा गया है, क्योंकि अपने आप को शिवाजी सरदेशमुख मानते थे, सबसे बड़ा देशमुख मानते थे। अब चौथ और सरदेशमुखी ये जो मतलब इनकम था, इसका बंटवारा की अगर जहां तक बात करते हैं तो 1/4 भाग छत्रपति के पास जाता था, उसे बावती कहा जाता था। चौथ तो उनके नाम से लिया जाता था, लेकिन ये जो शिवाजी के पास जो जाता था, छत्रपति के पास, मतलब छत्रपति के पास जो इसमें से जो ये जाता था 1/4 भाग, इसको क्या बोल देते थे? इसको बावती कहा जाता था। छत्रपति के पास जो ये कर जाता था तो इसको बावती बोल के 1/4 भाग छत्रपति के पास जाता था। 1/4 भाग 6% पंच सचिव को मिलता था। बात आप समझ रहे होंगे कि नहीं समझ रहे होंगे? देखिए, ये तो मिलने का मिलेगा, लेगा ये 1/4 भाग पड़ोसी देश से, ये 1/10 भाग। लेकिन अब जो है इसका बंटवारा होता था, इसका बंटवारा होता था। इसको मान लीजिए टोटल 100%, जिसमें से 25% ले लेगा कौन? 25% बावती नाम से छत्रपति के पास जाएगा। इनमें से 6% जो है ये जाएगा आपको सचिव को मिलता था। सचिव को 6% सचिव को मिलता था। किसके नाम से? सचिव को मिलता था सहोत्रा के नाम से। सहोत्रा के नाम से मिलता था। और 3%, इनमें से 3% जो है छत्रपति के विवेक पर जो है विभिन्न सरदारों के मध्य विभाजित किया जाता था। जैसे कि बोलते थे, इसको बोलते थे नाद गोंदा। नाद गोंदा ये छत्रपति के विवेक पर रहता था, किसको दिया जाए किसको नहीं दिया जाए। अब जो हो गया 6, 3, 9 और 25, ये सब होने के बाद जितना बच गया शेष रकम को मराठा घुड़सवार को जितना शेष बच गया, शेष जो बच गया इनको क्या करते थे? इनको मराठा घुड़सवार को दे दिया जाता था। मराठा घुड़सवार
मतलब सैनिक समझ लीजिए, घुड़सवार को दे दिया जाता था। क्लियर बात? ठीक है, ये तो हो गई इनकम की बात। अब आपको थोड़ा हम एक नजर सैन्य प्रशासन पर फिर से ले जाते हैं। सैन्य प्रशासन कैसे कैसे ये चलता था। सैन्य प्रशासन सैन्य प्रशासन मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन की अगर मैं ध्यान नजर डालूं इस पे, तो मराठों के उदय में शिवाजी के सैन्य प्रशासन का विशेष योगदान रहा है, और सैन्य प्रशासन में इसके प्रमुख भाग भी हैं, जिसमें कि आप नाम ले सकते हैं सरंजामी प्रथा। सरंजामी प्रथा ये क्या होता था? सरंजामी प्रथा, आइए इसको समझते हैं। सरंजामी प्रथा जो है, ये विभिन्न मराठा सरदारों को अपने प्रति आकर्षित करने और उनकी निष्ठा प्राप्त करने के उद्देश्य से शाहू ने इन सरदारों को दक्कन के विभिन्न क्षेत्रों से चौथ और सरदोमुखी वसूलने का जो है अधिकार हस्तांतरित कर दिया, और इस संबंध में जो है प्रदत्त भू क्षेत्र, मतलब जो क्षेत्र दिया गया, भूमि दिया गया, उस क्षेत्र को सरंजाम कहे गए, सरंजाम कहलाए। और सरंजाम शब्द जो है, सरंजाम सरंजाम ये सरंजाम शब्द मूलतः उन अधिकार पत्रों के लिए प्रयुक्त था जिनके माध्यम से चौथ और सरदोमुखी वसूल करने का अधिकार प्रदान किया गया। ठीक है, तो इसीलिए जो है इसको सरंजामी प्रथा कहा है। एक था कान्होजी आंग्रे, सैन्य प्रशासन में एक थे कान्होजी आंग्रे। कान्होजी आंग्रे जो थे, ये मराठा साम्राज्य की नौसेना के सर्वप्रथम सिपाह सलार थे। इन्हें जो है कान्होजी आंग्रे को सरखेल आंग्रे भी कहा जाता था। अब क्यों कहा जाता था, इसका भी रास्ता है। सरखेल सरनेम तो यही आंग्रे। सरखेल, सरखेल का अर्थ होता है, आजकल जो एडमिरल होते हैं उनकी सरखेल का अध्यक्ष अर्थ भी जो है नौसेना अध्यक्ष होता था। नौसेना अध्यक्ष, एडमिरल। और इन्होंने जो है आजीवन हिंद महासागर में जो है ब्रिटिश, पुर्तगाली और डच नौसैनिक गतिविधियों के विरुद्ध जो है इन्होंने कान्होजी आंग्रे जो है लड़ाई लड़ी है। ठीक है, अब हम लोग जो है घुड़सवार सेना की सैनिक संगठन कैसा था इस पे एक नजर डालते हैं। घुड़सवार सेना तो थे, लेकिन वो कैसा था? घुड़सवार सैनिक संगठन घुड़सवार सैनिक संगठन घुड़सवार सैनिक संगठन जो था, इनमें 25 बरगीर पर एक हवलदार होते थे। देखिए कैसे 25 बरगीर कांस्टेबल समझ, 25 बरगीर पर एक हवलदार होते थे सेना में। हवलदार 5 हवलदार पर 5 हवलदार पर 5 हवलदार पर एक जुमलदार, एक जुमलादार। आजकल भी ये पुलिस विभाग में आप कंपैरिजन कर लीजिएगा, ऐसे ही मिलेगा। एक जुमलादार, 10 जुमलादार पर 10 जुमलादार पर जो है एक हजारी। ठीक है, ये डीएसपी लेवल के समझ में
ठीक है। और 1,000 के ऊपर या इससे बड़ा जो पद होता था वो होता था पंचहजारी। 1,000 के ऊपर या इससे बड़ा पंचहजारी होता था, पंचहजारी, ठीक है। और सर ए नौबत जो थे सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था, ये आपको मैं बता चुका हूं। सर ए नौबत ये सेना में सर्वोच्च अधिकारी है, आजकल के डीजीपी के समान समझिए इसको, ठीक है। सर ए नौबत। तो ये सारी चीज आपको मैंने मतलब प्रशासन से रिलेटेड मुझे आशा है जो आपको सारे कुछ मैंने बता चुका। अब जैसे कि अभी मैंने घुड़सवार सेना की बात किया, तो शिवाजी की घुड़सवार सेना जो है अत्यंत योग्य थी। इसमें 2 तरह के सैनिक होते थे। घुड़सवार सेना में 2 तरह के सैनिक होते थे। एक होते थे सिलहदार, जिन्हें कि सिलादार को अस्त्र शस्त्र और घोड़े का जो है प्रबंध जो है स्वयं करना पड़ता था। लेकिन इन्हीं में एक होता था पागा या बरगीर बोलते थे उसको, पागा या बरगीर। यह शाही घुड़सवार सेना थी और शिवाजी की नियमित घुड़सवार सेना थी। इन्हें राज्य की ओर से सारे अस्त्र शस्त्र जो है राज्य की ओर से प्रदान किए जाते थे, ठीक है। और सियालदार को स्वयं रखना था। शिवाजी की सेना में हिंदू और मुसलमान दोनों वर्गों के लोग शामिल थे। ये चीज आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, हिंदू प्लस मुस्लिम दोनों ही इनके सेना में रखे जाते थे। भले शिवाजी हिंदुत्ववादी थे लेकिन सेना में दोनों लोग। अभी मैंने बात किया था एडमिरल के बारे में, तो नौसेना के बारे में। तो शिवाजी की नौसेना भी जो है, नौसेना ये भी बहुत मतलब अच्छा था। शिवाजी के पास जो नौसेना थी, 3 नगरों में उनके नौसैनिक अड्डे भी थे। शिवाजी को कोंकण के क्षेत्र पर नियंत्रण रखने के लिए एक मजबूत नौसेना की आवश्यकता था, जिसको लेकर के इन्होंने 1658 ईस्वी में कल्याण विजय के बाद जो है, कल्याण नाम सुने होंगे, कल्याण विजय के बाद जो है यहाँ पर नौसैनिक अड्डा स्थापित किया। और जिसे कि आगे चल के, पहले कल्याण में बना है, आगे चल के जो आजकल के जो कोलाबा है, आगे चल के कोलाबा शिवाजी का नौसेना का मुख्य केंद्र बन गया था। कोलाबा, यहीं पे अपना घोड़ा रुकवाते थे, कोलाबा, ठीक है। पहले कल्याण में बना, बाद में कोलाबा में ये नौसेना का मुख्य केंद्र बन गया था, कोलाबा, ठीक है। नौसेना की भी बात कर दी। अच्छा, एक बात दुर्ग की हम करना भूल चुके हैं, इसको भी देख लेते हैं। दुर्ग जो है इनका अत्यधिक महत्व था शिवाजी के लिए। शिवाजी के शासन क्षेत्र में लगभग 200, ऐसा कहा जाता है जो 250 के आसपास, 240 से 250 के आसपास दुर्ग थे। और इस दुर्ग की सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है हवलदारों को सौंपी गई थी। दुर्ग की रखवाल कौन करता था? हवलदार को सौंपा गया। और सूबेदार किले के नागरिक प्रशासन का कार्य देखता था। कारकुन किले के गोदाम का अधिकारी था। और ये सारे अधिकारी जितने भी थे सभी जाति के होते थे। इसके पीछे प्रमुख उद्देश्य जो है षड्यंत्रों से बचना और उन्हें मतलब संतुलन स्थापित करना होता था। इसीलिए सब कास्ट से लिया गया था, सब जाति से लिया गया था, ठीक है। तो ये हो गई मतलब प्रशासन कैसे चल जाता था। अच्छा, न्याय को लेकर के भी बात है, एक बार इस पर ध्यान रखिएगा। न्याय, शिवाजी का न्याय प्रशासन, जैसे कि आपको मैंने बताया जो न्यायाधीश तो होते ही थे, तो न्याय प्रशासन कैसे चलता था? तो न्याय प्रशासन की अगर मैं बात करूं, न्याय प्रशासन शिवाजी न्यायाधीश और पंडित राव की सहायता से निर्णय देते थे। ये चीज आप ध्यान रखिए, किसकी सहायता से? न्यायाधीश। और इन्हीं के बारे में आपको मैंने बताया कि ये भाग नहीं लेते थे युद्ध में। न्यायाधीश प्लस धार्मिक मामलों जो देखते थे उनका नाम था क्या? पंडित राव। इन्हीं दोनों की सहायता से जो है शिवाजी निर्णय देते थे। शिवाजी के समय न्यायालय को जो है मतलब शिवाजी के समय में धर्मसभा, न्यायालय को धर्मसभा
या कहीं कहीं पे हुजूर हाजिर मजलिस, हुजूर पहले जमाने के लोग आज भी कहते हैं हुजूर हाजिर मजलिस, हुजूर हाजिर मजलिस कहा जाता है। किसको? न्यायालय को भाई, न्यायालय, कोर्ट को, ठीक है। और प्रांतीय लेवल पे और महाल स्तर पे जो है न्याय के लिए मजलिस हुआ करता था, जिसे कि सभा कहा जाता था। न्याय धर्म शास्त्रों पर आधारित था, ये भी ध्यान रखिएगा। न्याय प्रशासन जो भी था ये धर्म शास्त्रों पर आधारित था, इसीलिए पंडितों को बैठाया जाता था भाई। धर्म शास्त्र, धर्म शास्त्र पर आधारित है, ठीक है। अच्छा, ये पंडित राव जो थे धार्मिक से संबंधित थे, तो शिवाजी के धार्मिक नीति कैसा था? धार्मिक नीति, ठीक है। अगर इनकी धार्मिक नीति की बात करूं, शिवाजी की धार्मिक नीति को लेकर, तो मुस्लिमों के प्रति भी सहिष्णु थे। उन्होंने यानी शिवाजी ने कभी कुरान का अपमान नहीं किया। हालांकि अभी आजकल के भी नेता लोग नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी कर भी देते हैं। लेकिन शिवाजी ने कभी जो है हिंदुत्ववादी थे, लेकिन कभी कुरान का अपमान नहीं किया है। मुस्लिम औरतों के साथ भी सम्मानपूर्ण व्यवहार किया है। शिवाजी का प्रबल आलोचक एक थे, उनका भी नाम जान ही लीजिए। एक शिवाजी का, जैसे अभी योगी जी हैं, अच्छे हैं, तो उनके आलोचक भी हैं। तो शिवाजी का प्रबल आलोचक जो था, उनका नाम जान लिया, प्रबल आलोचक। आलोचक रहना भी जरूरी है भाई। प्रबल आलोचक, उनका नाम था खफी खां। ये हर चीज का तो आलोचना करता था, लेकिन उनकी धार्मिक नीति का बड़ा प्रशंसा करता था। खफी खां ये सारे चीज का आलोचना करता था, नीति सब, लेकिन उनकी धार्मिक नीति का ये बड़ा प्रशंसक था। मुस्लिम होकर के आप सोच सकते हैं जो किस लेवल के मतलब पर्सनैलिटी थी। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हम लोग देखेंगे कैसे जो मुगल मराठा संघर्ष हुआ है। धन्यवाद।